गुड मॉर्निंग जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोहर मॉडल ऑफ एटम हमने स्टार्ट करा था। बोहर मॉडल ऑफ एटम, कल हमने बोहर मॉडल ऑफ एटम स्टार्ट करा था। और बोहर मॉडल ऑफ एटम के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। उन सर्कुलर ऑर्बिट को हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल्स। अगर आप एनर्जी लेवल्स बोलोगे तो 1 2 3 4 5 6 से डेजिग्नेट करोगे, और अगर आप शेल्स बोलोगे तो K L M N एंड सो ऑन। ठीक है ना। इन ऑर्बिट्स की जो एनर्जी होती है वो फिक्स्ड होती है, कांस्टेंट होती है, बदलती नहीं है। इसलिए इन ऑर्बिट्स को हम लोगों ने क्या बोला था? स्टेशनरी ऑर्बिट बोला था। ऐसा ही कुछ पढ़ा था। और क्या हमने देखा था? हाँ, एक पॉइंट और देखा था, एंगुलर मोमेंटम वाला। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? mvr विच इज इक्वल टू nh/2π। और हमने कंक्लूड कर लिया था कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। ऐसा ही कुछ करा था कंक्लूड। अब जरा देखो आगे की बातें, लिखना नहीं है, पहले सुनना। मैंने क्या बोला था? जो हाइड्रोजन एटम होता है वो किसके लिए जो बोहर मॉडल ऑफ एटम होता है वो किसके लिए एप्लीकेबल होता है? हाइड्रोजन एटम के लिए या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए। मतलब इन अदर वर्ड्स, ऐसी स्पीशीज जिसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसी स्पीशीज जिसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये आपका न्यूक्लियस सेंटर में ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट। ठीक है ना। लेट्स से आपका इलेक्ट्रॉन है यहां पे, है ना, पहले ऑर्बिट में ही होगा। चाहे आप हाइड्रोजन एटम ले लो, चाहे आप हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज ले लो, इलेक्ट्रॉन तो पहले ऑर्बिट में ही होना है। तो इस पहले वाले ऑर्बिट को हम लोग बोलेंगे ग्राउंड स्टेट। ठीक है, इसे हम बोलेंगे ग्राउंड स्टेट। इसे हम बोलेंगे ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट इज बेसिकली लो एनर्जी स्टेट। ठीक है, ग्राउंड स्टेट बेसिकली लो एनर्जी स्टेट, ऐसी स्टेट जिसकी एनर्जी लो होती है। ठीक है ना। हमने कल भी तो पढ़ा था कि न्यूक्लियस से आप जितना दूर शिफ्ट होते चले जाओगे उतनी एनर्जी बढ़ती चले जाएगी एनर्जी लेवल्स की, यही पढ़ा था। तो इस हिसाब से तो इसकी एनर्जी लो हुई। और वैसे ग्राउंड स्टेट किसके लिए देखना होता है, याद रखना फ्यूचर के लिए भी? जिसमें आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो। जिस शेल के अंदर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उन्हें ग्राउंड स्टेट बोला जाता है। ठीक है। और ग्राउंड स्टेट के बाद वाली जितनी भी एनर्जी लेवल्स होती है सब के सब एक्साइटेड स्टेट कहलाती है। ठीक, तो ये आपकी ग्राउंड स्टेट हो गई। मतलब n इज इक्वल टू 1 आपका इधर हो गया ग्राउंड स्टेट, है ना। n इज इक्वल टू 1, n इज अ नंबर ऑफ एनर्जी लेवल, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल, n इज अ नंबर ऑफ एनर्जी लेवल। ठीक है ना। तो n1 आपका ग्राउंड स्टेट कहलाता है। ग्राउंड स्टेट इज बेसिकली लो एनर्जी स्टेट, लो एनर्जी लेवल या लो एनर्जी स्टेट, कुछ भी कह लो आप। ठीक है जी। और ग्राउंड स्टेट की बाद वाली जितनी भी स्टेट्स प्रेजेंट होती है सबके सब क्या कहलाती है? एक्साइटेड स्टेट कहलाती है। यानी कि ये भी एक्साइटेड स्टेट है, ये भी एक्साइटेड स्टेट है। तो n इज इक्वल टू एक्साइटेड स्टेट। ES का मतलब लिख देता हूं यहां पे, ES का मतलब होता है एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट, इतना क्लियर हो गया? तो n इज इक्वल टू एक्साइटेड स्टेट है, n इज इक्वल टू 3 भी एक्साइटेड स्टेट है, n इज इक्वल टू 4 भी एक्साइटेड स्टेट है, n इज इक्वल टू 5 भी एक्साइटेड स्टेट है। सही है ना। बट पॉइंट ये है मेरा कि सारी की सारी एक्साइटेड स्टेट है, तो कुछ तो डिफरेंशिएट करो ना समझने के लिए। तो ये है आपकी पहली एक्साइटेड स्टेट, है ना भाई। ये आपकी ग्राउंड स्टेट हो गई, तो इसकी बाद वाली एक्साइटेड स्टेट है, और ये पहली एक्साइटेड स्टेट है। तो n इज इक्वल टू 3 कौन सी हो जाएगी? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। n इज इक्वल टू 4 क्या हो जाएगी? थर्ड एक्साइटेड स्टेट। n इज इक्वल टू 5 क्या हो जाएगी? फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। तो उसको याद कैसे करोगे आप भाई? ये तो हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा ना। किसी ने पूछ लिया आपसे 58 एक्साइटेड स्टेट कौन सी होगी, तो आप लोग कैलकुलेट करने बैठ जाओगे। तो उसका तरीका क्या है? जोन सी भी एक्साइटेड स्टेट पूछी जाएगी ना, उसमें एक ऐड कर देना। सॉरी नहीं ऐड यार, सेकंड एक ऐड कर दिया,
इसके हिसाब से चलो ना, आपसे कोई सी भी एक्साइटेड स्टेट पहुंची जाएगी, जो भी एक्साइटेड स्टेट आपसे पूछी जाएगी उसमें बस 1 ऐड कर देना। छठी एक्साइटेड स्टेट 6 + 1 7, यानी कि n = 7। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ये बड़े बच्चे इसमें क्वेश्चन गलत कर देते हैं। वो सोचते हैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट n = 2 चिपका दिया, ठीक है ना। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू 3, थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू 4। आपने बस एक ऐड करना है, इतना समझ में आ गया। अब सुनो, मैंने आपको कल बताया था कि एटम के अंदर इनफाइनाइट एनर्जी लेवल्स होते हैं, बताया था ना। तो इनफाइनाइट एक्साइटेड स्टेट्स बनेंगी। अभी आपका इलेक्ट्रॉन कहां पर है? ग्राउंड स्टेट पर है। ग्राउंड स्टेट का मतलब लोवेस्ट एनर्जी स्टेट पर है ना। जो एनर्जी लेवल्स की होगी ना, वही एनर्जी उन इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर उस एनर्जी लेवल में है, मैं ये कहना चाह रहा हूं जो भी एनर्जी ग्राउंड स्टेट की होगी और ग्राउंड स्टेट में जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वही सेम एनर्जी इलेक्ट्रॉन की भी हो जाती है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो भी एनर्जी 5, 10, 15, 20 जो भी एनर्जी इस ग्राउंड स्टेट की होगी, तो ग्राउंड स्टेट में जो भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वही एनर्जी इलेक्ट्रॉन की भी हो जाती है। ठीक, तो मैंने क्या बोला? ये ग्राउंड स्टेट है, मतलब लो एनर्जी स्टेट। लो एनर्जी स्टेट का मतलब है इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी लो होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन है स्टेबल। भाई अभी आपका बॉडी टेम्परेचर क्या है? हाई है या लो है? लो भी नॉर्मल है ना। लो भी गलत है, हाई भी गलत है, नॉर्मल है। अभी आप लोग स्टेबल फील कर रहे हो या अनस्टेबल फील कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ? फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ नहीं। मुझे पता है मेंटल हेल्थ में आप लोग बोलोगे नहीं सर 1.5-2 घंटे की क्लास है। फिजिकल हेल्थ स्टेबल फील कर रहे हो। आप लोगों को अगर बुखार हो जाए तो अनस्टेबल फील करोगे। तो क्या चाहोगे? जब बुखार हो जाएगा, बॉडी टेम्परेचर राइज कर जाएगा, क्या चाहोगे? मेरा बॉडी टेम्परेचर लो हो जाए। बॉडी टेम्परेचर राइज कर जाता तो गर्म हो जाती है ना बॉडी, तो आप कहते हो भाई बहुत हीट निकल रही है, तप रही है बॉडी, है ना। तो जो हीट हमारी बॉडी ने, एक्स्ट्रा हीट जो हमारी बॉडी ने गेन कर ली है, वो रिलीज करा दो, बॉडी वापस स्टेबलाइज हो जाएगी, बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाएगा। तो देखो आपने क्या करा, इस इलेक्ट्रॉन को उठा के आपने जंप करा दिया इधर, पहली वाली एक्साइटेड स्टेट में करा दिया। तो जरूरी थोड़ी ना है कि इलेक्ट्रॉन पहली वाली एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, सेकंड में भी जा सकता है, थर्ड में भी जा सकता है, फोर्थ में भी जा सकता है। तो लो एक और पॉसिबिलिटी, इलेक्ट्रॉन को सीधा मैंने 1 से लेके, ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इलेक्ट्रॉन को सीधा 1 से लेके मैंने 3 में डाल दिया। ठीक है, ये प्रोसेस आपका स्टेप्स में भी हो सकता है। मतलब इलेक्ट्रॉन पहले 1 से 2 में गया, फिर 2 से 3 में गया, या इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली 1 से 3 में चला गया, है ना। अगर मैं चौथी बना दूं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन 1 से डायरेक्टली 4 पे जा सकता है, या 1 से 2, फिर 2 से 3, या 3 से 4, या 2 से 4, बन रही है ना पॉसिबिलिटीज। ठीक है ना। तो देखो मान लो इलेक्ट्रॉन आपका ग्राउंड स्टेट में था, मतलब उसकी एनर्जी लो थी, वो अनस्टेबल, स्टेबल था। इलेक्ट्रॉन जंप करके लेट से चौथी एनर्जी लेवल पे चला गया, यानी कि हाई एनर्जी स्टेट में चला गया। अब मैंने क्या बोला था, जो एनर्जी लेवल्स की होती है वही एनर्जी इलेक्ट्रॉन की भी हो जाती है। अगर इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल में है, या इस एनर्जी लेवल में है, या इसमें है, तो जो एनर्जी इन एनर्जी लेवल्स की होगी वही एनर्जी उन इलेक्ट्रॉन्स की भी हो जाएगी। ठीक है ना। तो अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हाई हो गई क्योंकि मैंने चौथे में पहुंचा दिया। मैं ये वाला केस देख रहा हूँ, पहले से मैंने फोर्थ में डाल दिया, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हाई हो गई। इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, अनस्टेबल या स्टेबल? अरे इलेक्ट्रॉन को बुखार हो गया ना, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हाई हो गई। भाई इलेक्ट्रॉन पहले लो एनर्जी स्टेट में था, अच्छा खासा बैठा हुआ था, स्टेबल था, आपने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई कर दी। इलेक्ट्रॉन ने जैसी ही एनर्जी गेन करी, उसकी एनर्जी हाई हो गई। अब जब इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा एनर्जी, तो वो जंप करके एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है। आपने इतनी एनर्जी सप्लाई करी कि इलेक्ट्रॉन पहले से चौथे में चला गया। ठीक है ना। अभी कहानी सुनते जाओ, सब लिखवा दूंगा तरीके से। इलेक्ट्रॉन पहले से चौथे में चला गया, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हाई हो गई, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। क्या चाहेगा, वापस स्टेबलाइज होना चाहेगा। स्टेबलाइज होना चाहेगा, क्या करेगा, जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी है उसको क्या कर देगा, वापस लूज कर देगा। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां पे था, उसने एनर्जी गेन कर ली, एनर्जी हाई हो गई,
अनस्टेबल हो गया, क्या चाहेगा, स्टेबलाइज होना चाहेगा। कैसे स्टेबलाइज होना चाहेगा? जो एनर्जी उसने गेन करी है उसको लूज करके। तो जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा तो क्या होगा? पहले वो कहाँ था? चौथे पे था, वापस वो पहले पर आ जाएगा, है ना? या टुकड़ों में भी ला सकते हो, चौथे से तीसरे पे, तीसरे से दूसरे पे, दूसरे से पहले से। वो डिपेंड करेगा कितनी एनर्जी लूज कर रहा है। अगर ढेर सारी एनर्जी लूज करेगा सीधा पहले पे पहुंच जाएगा, कम कम एनर्जी लूज करेगा तो इधर स्टेप बाय स्टेप पहुंच सकता है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? इसे बोलते हैं एक्साइटेशन, ठीक है ना? इसे बोल है, हम पहुंचाएंगे ना, क्योंकि अनस्टेबल है। तो हमने, ऐसा होता है, एक टॉपिक हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के अंदर ना मल्टीपल लाइंस आती है, ठीक है ना? ऐसे लाइंस आती है, बड़े सारे बैंड्स बनते हैं, ऐसे लाइंस आती है। आपने सुना होगा लाइमन, बामर, पैशन, ब्रैकेट, पीफन, हम्फ्री, ये सीरीज होती है। चलो मैं बता देता हूँ, लाइंस आती है। तो लाइंस को एक्सप्लेन करने के लिए प्रोसेस पढ़ेंगे, ठीक है ना? अभी तो हम समझ रहे हैं कि एक्साइटेशन किसे बोलते हैं, ठीक है, एमिशन किसे बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन किसे बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट किसे बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट किसे बोलते हैं, नंबर ऑफ एक्साइटेड स्टेट किसे कैलकुलेट करते हैं। जब आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा का टॉपिक आ जाएगा ना, वहाँ पे हर एक बात आपको समझ में आएगी। भाई आप कार चलाना सीखते हो तो कार चलाने के लिए आपको बेसिक टर्म्स तो समझ में आनी चाहिए ना, कि व्हाट डू यू मीन बाय क्लच, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेटर, ब्रेक, फिर उसके इंजन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इसी तरीके से हम टॉपिक को प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी तो तैयार करेंगे। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है? ग्राउंड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है, एक्साइटेशन है, एब्जॉर्प्शन है, एमिशन है। तो ये टर्म्स पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में, आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। इसके बाद ही आएगा, जब बोहर मॉडल खत्म होगा उसके बाद आ जाएगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। और वो काफ़ी, मतलब बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट वो काफ़ी ईजी टॉपिक है और ये बड़ा टॉपिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिलहाल ये बताओ, ग्राउंड स्टेट क्लियर, एक्साइटेड स्टेट क्लियर, ठीक है? आपने क्या करा? इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई करी। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, मैं इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी सप्लाई करूं, ये भी तो दिमाग में आना चाहिए। तो देखो, अगर आप इलेक्ट्रॉन को पहले एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल तक पहुंचाना चाहते हो तो आपको इन दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के इक्विवेलेंट, हाँ जी, तो मैं आपको क्या कह रहा था कि क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आपको कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, किस फॉर्म में एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी ताकि इलेक्ट्रॉन आपका फर्स्ट ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे चले जाए, मतलब ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे चले जाए। तो आपने इन दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के इक्विवेलेंट अमाउंट की एनर्जी सप्लाई करनी है। ये पहला एनर्जी लेवल, ये दूसरा एनर्जी लेवल, इन दोनों के बीच कुछ तो डिफरेंस होगा। 5 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा, वो सिखाएंगे निकालना हम। उतना ही एनर्जी आपने इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करनी है, तब इलेक्ट्रॉन आपका जम करके यहाँ चला जाएगा। ऐसे ही रफली नंबर ले लेता हूँ, लेट्स से इसकी एनर्जी 5 है, इसकी एनर्जी 10 है, तो डिफरेंस कितना हुआ? 5। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ऑलरेडी 5 एनर्जी थी, 5 आपने और सप्लाई कर दी, कितनी हो गई? 10 हो गई। कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है? अब इलेक्ट्रॉन हो गया अनस्टेबल, क्या चाहेगा? वापस ग्राउंड स्टेट पर आना चाहेगा। अनस्टेबल है मतलब एक्साइटेड स्टेट पर है, अनस्टेबल है मतलब एक्साइटेड स्टेट पर है, क्या चाहेगा? स्टेबलाइज होना चाहेगा। स्टेबलाइज कैसे होगा? जब इलेक्ट्रॉन वापस ग्राउंड स्टेट पर आएगा। वापस ग्राउंड स्टेट पर कैसे आएगा? जो एक्स्ट्रा एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी थी, डेट इज 5, वही एनर्जी रिलीज कर देगा। तो अब यह है एनर्जी आप कैसे सप्लाई करोगे? विद द हेल्प ऑफ लाइट। भाई लाइट की एनर्जी क्या सीखी थी आप लोगों ने? hν। तो hν अमाउंट की एनर्जी सप्लाई कर दो, ठीक है जी? क्लियर हो गया? आगे बढ़े, अब लिख लो। अलग-अलग शेल्स पे अलग-अलग डिफरेंसेस होंगे। हाँ भाई, यहाँ का डिफरेंस अलग है, इसकी एनर्जी हाई है तो इसका डिफरेंस अलग होगा, सभी एनर्जी लेवल के बीच का डिफरेंस अलग होगा, सेम नहीं होगा। सबका अलग होगा, इसका भी अलग होगा, इसका भी अलग होगा, इसका भी अलग होगा, इसका भी, सब अलग होगा, सब सेम नहीं होगा। लिखो। नहीं, मैंने नंबर लिया, ऐसे रफली नंबर लिया आपको समझाने के लिए। तो भाई क्वांटाइजेशन क्या पढ़ा था आप लोगों ने? क्वांटाइजेशन में तो कुछ पढ़ा था ना। 7 दे दे तो क्या है ये पूछ। तो इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा। क्वांटाइजेशन नाम की भी तो कोई चीज होती है ना।
उसको भी तो ध्यान रखोगे आप फोटोन की एनर्जी सप्लाई करोगे, ठीक है, जितनी एनर्जी लेगा उतनी एक्साइटेशन हो जाएगी, जरूरत से ज्यादा कर दोगे इलेक्ट्रॉन और आगे निकल जाएगा। तो अगर इसमें 5 दी तो 10 पे आया, 7 देंगे तो कहाँ चला जाएगा? मैडम जब ये तो रफली डेटा लिया है, जब आप एक तो एनर्जी जैसी मर्जी सप्लाई नहीं कर सकते, क्वांटाइज फॉर्म में जाएगी एनर्जी। उसके बाद इन एनर्जी लेवल्स के भी अपने अपने एनर्जी लेवल, सॉरी इन एनर्जी लेवल्स में भी सब एनर्जी लेवल्स होते हैं। आपके क्वेश्चन का आंसर, तो सब एनर्जी लेवल्स में भी जा सकते हैं, ठीक है। और जरूरत से ज्यादा ही दे दोगे तो इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर ही निकल जाएगा। अब ऐसा होता है, अभी वो कॉन्सेप्ट आया नहीं है, एनर्जी लेवल्स के अंदर भी सब एनर्जी लेवल्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन और आगे जा सकता है, ठीक है ना। और बड़े सारे प्रोसेस एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, वाइब्रेशनल भी एग्जिस्ट करता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन भी एग्जिस्ट करता है। फिलहाल तो इधर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का ही कॉन्सेप्ट होता है, वाइब्रेशनल तो पूरे मॉलिक्यूल के लिए होता है, रोटेशनल पूरे मॉलिक्यूल के होता है, इधर से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। तो इलेक्ट्रॉन इन सिंपल वर्ड्स, इन नटशेल इलेक्ट्रॉन आगे जा सकता है। लिखो, ये 5th पॉइंट था आपका। इसमें लिखो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स in any of the stationary orbit. Electron revolves in any of the stationary orbit and it will neither lose energy नॉर गेन्स एनर्जी, है ना। इलेक्ट्रॉन जब किसी सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर किसी भी एनर्जी लेवल के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, तो ना तो वो एनर्जी लूज करेगा ना तो वो गेन करेगा, अपने आप तो कुछ नहीं करेगा। आपको एनर्जी सप्लाई करनी है, टेक हेल्प ऑफ फोटोन। एनर्जी रिलीज होगी तो फोटोन के फॉर्म में ही रिलीज होगी, पैकेट्स के फॉर्म में ही रिलीज होगी, ठीक है। आगे लिखो, ग्राउंड स्टेट, नहीं इसी में ही है, ग्राउंड स्टेट ब्रैकेट में लिख लेना GS, ग्राउंड स्टेट ब्रैकेट में लिख लेना GS, JS मत लिख देना, GS। लोएस्ट एनर्जी स्टेट इज नोन एज ग्राउंड स्टेट। लोएस्ट एनर्जी स्टेट इज नोन एज ग्राउंड स्टेट। लोएस्ट एनर्जी स्टेट इज नोन एज ग्राउंड स्टेट, ब्रैकेट में लिख लो n इज इक्वल टू 1। ये n इज इक्वल टू 1 हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है ना, हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए। नेक्स्ट टाइम से लिखो एक्साइटेड स्टेट, शॉर्ट फॉर्म में लिख लो ES, एक्साइटेड स्टेट शॉर्ट फॉर्म में लिख लो ES। एनर्जी स्टेट other than lowest energy state, energy state other than lowest energy state, energy state other than lowest energy state is known as excited state। ग्राउंड स्टेट को छोड़ के जो भी एनर्जी लेवल्स बचती है वो एक्साइटेड स्टेट कहलाती है। ग्राउंड स्टेट को छोड़ के जो भी एनर्जी लेवल्स बचती है वो सब की सब एक्साइटेड स्टेट कहलाती है। यानी कि एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी, 6 भी एंड सो ऑन। उतार लो इसे, ये लिख लेना, इसके बाद ये लिख लेना। पहले ये लिखो, n कैन बी 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इन्फिनिटी, उसके बाद ये उतार लो। बताया था ना, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आपका n इज इक्वल टू 2, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट n इज इक्वल टू 3, थर्ड एक्साइटेड स्टेट n इज इक्वल टू 4, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट n इज इक्वल टू 5 एंड सो ऑन। आगे बढ़ो, इलेक्ट्रॉन कैन जंप, इसी में सब इसी में चल रहा है।
5th में ही चल रहा है। इलेक्ट्रॉन कैन जंप टू एनी ऑफ द हायर ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन कैन जंप टू एनी ऑफ द हायर ऑर्बिट फ्रॉम एनी लोअर ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन कैन जंप टू एनी ऑफ द हायर ऑर्बिट फ्रॉम एनी लोअर ऑर्बिट, फ्रॉम एनी लोअर ऑर्बिट by absorbing suitable energy, by absorbing suitable energy in the form of photon, by absorbing suitable energy in the form of photons। ठीक है, तो पॉसिबल ट्रांजिशंस लिख लो। आपका इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा सकता है? 1 से 2 भी जा सकता है, 1 से 3 भी जा सकता है, 1 से 4 भी जा सकता है, 2 से 3 भी जा सकता है, 2 से 4 भी जा सकता है, एंड सो ऑन, एंडलेस पॉसिबिलिटी अगर आप इनफाइनाइट शेल्स लेते हो तो। क्या चीज़? ऐसा हो सकता है फर्स्ट और सीधा इंफिनिटी। तो वो आपका आयनाइजेशन ही तो हो गया, आयनाइजेशन ही हो गया ना। इन्फिनिटी तो के डिफाइन ही नहीं कर रखी हमने, नंबर नहीं पता ना, तो सीधा मतलब इलेक्ट्रॉन आपने एटम से बाहर ही फेंक दिया, तो वो आपने आयनाइजेशन एनर्जी सप्लाई कर दी। और आप रैंडम एनर्जी तो सप्लाई नहीं कर सकते, क्वांटाइज्ड फॉर्म में सप्लाई करोगे। मतलब मान लो जैसे आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था ना, E इज इक्वल टू एच न्यू, E इज इक्वल टू एच न्यू, तो जो भी एनर्जी आएगी इसी के मल्टीपल्स में तो आएगी। फोटो, ये एक फोटोन की एनर्जी है, तो 2 फोटोन जाएंगे तो एनर्जी डबल हो जाएगी, बीच में कोई वैल्यू आएगी ही नहीं, तो रैंडम वैल्यू आप सप्लाई कर ही नहीं सकते। लिखा आपने ये इसके ये हो सकता है, या फिर जैसे सीधा लोएस्ट ऑर्बिट से जो हमारा गिवन हाईएस्ट ऑर्बिट है वहाँ से। हाँ है ना, क्वेश्चन ही है इस पे। तो आपको क्वेश्चन में दे देगा कि इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 में है, अब इलेक्ट्रॉन आ गया n इज इक्वल टू 6 में, एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट करो, ऐसे बनेंगे क्वेश्चन। ठीक है, इसमें लिख लो ये वाली ये ट्रांजिशंस कहलाती है, इन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। इसके साथ में लिख लो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। और ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कैसे हुई है? जब इसने फोटोन को एब्जॉर्ब करा है ना, एनर्जी एब्जॉर्ब करी है बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ, बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। ठीक है, और ये फोटोन की हेल्प से करेगा, फोटोन ही तो एब्जॉर्ब करेगा सुटेबल अमाउंट का। नेक्स्ट लाइन से ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, और ना आप उसको पूरा सर्कल बना लेना, 4th वाले को। ये ड्रॉ कर लो, आगे लिखो। ये कर लिया ना ड्रॉ, तो हाँ ये ड्रॉ करना है। जब आप इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराना चाहोगे तो आपको फोटोन सप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था ना, रेडिएशंस को आप लोग कैसे दिखाओगे, कर्व्ड एरो से। तो ये एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना, और एमिशन के बनाया मैंने, एमिशन ये रहा, एमिशन के अंदर आपका फोटोन रिलीज हो जाएगा। ठीक है जी, इधर फोटोन एब्जॉर्प्शन हो रहा है, एमिशन ऑफ फोटोन, एमिशन ऑफ फोटोन और एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन। ठीक, लिख लो। अब उसके बाद इलेक्ट्रॉन कैन रिटर्न, ये डायग्राम ड्रॉ करने के बाद, इलेक्ट्रॉन कैन रिटर्न electron can return to any of the low energy state. Electron can return to any of the low energy state. Electron can return to any of the low energy state from any of the
high energy state, from any of the high energy state by releasing energy in the form of photon, by releasing energy in the form of photon. Electron can return to any of the low energy state from any of the high energy state by releasing energy in the form of photon. ठीक है ना, ये भी मैंने आपको बता दिया. तो यहां पे तो एक्साइटेशन कराई है ना, इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट पे जंप कर रहा है, तो यहां पे फोटोन एब्जॉर्ब कर रहा होगा. ठीक है ना. अब आप एमिशन करवा दो फोटोन का, तो जो पॉसिबिलिटी आपको समझ में आ रही है लिख लो. जैसे कि 4 से 3 लिख लो, ठीक है, 3 से 2 लिख लो, 2 से 1 हो गया, 4 से सीधा 1 हो गया, एटसेट्रा. तो इधर क्या होगा, एनर्जी रिलीज हुई होगी. ठीक है ना, रिलीज ऑफ एनर्जी, रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स. ठीक है ना. तो अगर आपने एक्साइटेशन करानी है, मतलब लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट पे जंप करवाना है, एक्साइट, वैसे दोनों के अंदर ही इन दोनों प्रोसेस को एक्साइटेशन ही बोल देते हैं वैसे तो. अगर आपको लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट पे जाना है तो फोटोन एब्जॉर्ब कराओ. फोटोन के पास बेसिकली एनर्जी है, फोटोन इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी इलेक्ट्रॉन को और इलेक्ट्रॉन आपका जंप कर जाएगा लो से हाई. अगर इलेक्ट्रॉन को हाई से लो पे लाना है तो जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब कर रखी है वो रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन आपका हाई से लो पर वापस आ जाएगा. लिखो. और ऐसा क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी -1 से, तो भी आयनाइजेशन एनर्जी है, बस साइन बदल जाएगा. जैसे आप इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी से न्यूक्लियस के पास ला रहे हो. अभी इलेक्ट्रॉन पे होता, सॉरी अभी क्या, इलेक्ट्रॉन पे होता ही माइनस साइन है और न्यूक्लियस पे प्लस साइन है. अभी इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे बैठा हुआ है, इलेक्ट्रॉन पे कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रहा किसी का भी, ना कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन ऐड कर रहा है, ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐड कर रहा है बाय न्यूक्लियस. बट जब आप इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के पास लाना शुरू करोगे तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में काइंड ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होना शुरू हो जाएगा. जब अट्रैक्शन बनता है ना तो एनर्जी रिलीज होती है. तो इन्फिनिटी -1 भी यार इन्फिनिटी हुआ ना, कैसी बात कर रहे हो. इन्फिनिटी एक बड़ा नंबर हो गया, आपने उसमें से एक घटा दिया तो तब भी तो बड़ा ही नंबर है. वो बड़ा नंबर हमने डिफाइन कहाँ करा. इन्फिनिटी खुद एक बड़ा नंबर है. मुझे लगा आप कह रहे हो इन्फिनिटी से 1 पे ला रहे हो. इन्फिनिटी -1 भी भाई इन्फिनिटी ही है. हम जब क्या, तो कितना फर्क पड़ जाएगा भाई बताओ, कितना फर्क पड़ जाएगा. बाल्टी में से आप एक बूंद निकाल रहे हो, एक आपने बाल्टी ले ली, बकेट ले ली फिल्ड विद वाटर, उसमें से एक बूंद ड्रॉपर से ले निकाल दिया, कितना फर्क पड़ जाएगा उसमें. लिखो. एक्साइटेड स्टेट ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेड स्टेट ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन इज हाईली अनस्टेबल. एनी इलेक्ट्रॉन is highly unstable. Therefore, electron will stay there. Electron will stay there only for fraction of seconds. Electron will stay there only for fraction of second. ठीक है जी. तो ग्राउंड स्टेट क्लियर हो गया. ग्राउंड स्टेट लोवेस्ट एनर्जी स्टेट. हाइड्रोजन एटम के अंदर जो ग्राउंड स्टेट है वो 1 है. बट हाइड्रोजन के अलावा अगर आपने कोई दूसरे एलिमेंट उठा लिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, कोई सा भी एलिमेंट आपने उठा लिया, तो जिस एनर्जी लेवल के अंदर आपके वैलेंस शेल प्रेजेंट होंगे वो ग्राउंड स्टेट हो जाएगी. ठीक है जी, ये ध्यान रखना. बट हमें बोहर मॉडल ऑफ एटम पढ़ना है और बोहर मॉडल ऑफ एटम इज एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज. हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज का मतलब होता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होते हैं. हाइड्रोजन जैसी हो, ठीक है ना, तो हाइड्रोजन के केस में और हाइड्रोजन जैसी स्पीशीज के केस के अंदर n = 1 हमेशा ग्राउंड स्टेट होगी. ठीक है ना. अब आगे लिखो. लिखो. इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व
इलेक्ट्रॉन लिखो, अगला पॉइंट है। अब अच्छा बोर मॉडल स्टार्ट होने वाला, बढ़िया वाला। इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व इन एनी ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट, एनी ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट, electron will revolve in any of the circular orbit unless force acting towards center, जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में रोटेट करवाते हो, बचपन में आपने किया होगा, स्टोन से आप रोप को टाई कर लो, छोटे मोटे वो धागा बांध ले करके ऐसे टाइम पास करते रहते थे। तो ये तब तक रोटेट करता रहता था जब तक सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर है। छोड़ते ही ये फोर्स अनबैलेंस हो जाता था और आपका स्टोन कहीं निकल जाया करता था। ठीक है ना, लिखो इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व इन एनी ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट अनलेस फोर्स एक्टिंग टूवर्ड्स सेंटर, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, that is electrostatic force of attraction, should be equal to force acting away from center, force acting away from center, that is centrifugal force, force acting away from center, that is centrifugal force। देखो अगर आपने 10th से आप लोग देखो, साइंस तो आप काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हो, 10th में आपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ी होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे 9th में चलता हूँ, पहले मैं 9th में चलता हूँ। 9th के अंदर चैप्टर नंबर आई थिंक 3 या 4 3 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला टॉपिक मैं 3 में करवाता हूँ, है वो 4th का टॉपिक, ताकि बच्चों को वैलेंसी समझ में आ जाए। तो पोटेशियम और कैल्शियम के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था, कुछ याद आया? पोटेशियम और कैल्शियम में क्या अलग थी बात? नहीं आया? अरे यार, पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो एक्सपेक्टेड होती है वो ये होनी चाहिए थी, है ना, बट ये नहीं थी। 281। इन अ सिमिलर वे कैल्शियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए थी, जो एक्सपेक्टेड आंसर होना चाहिए था, वो ये होना चाहिए था, है ना, बट ये नहीं था, 2882 था। इसका रीज़न 9th में नहीं बताया गया। क्यों नहीं बताया गया? क्योंकि बियॉन्ड दी 9th क्लास था वो, एक्सप्लेनेशन जो थी वो बियॉन्ड दी 9th क्लास थी। मतलब एक्सप्लेन करने बैठते तो हमें पहले 11th का 2nd चैप्टर पढ़ना पड़ता, तो 9th की एक्सप्लेनेशन आपको 11th में क्लियर होगी 2nd चैप्टर के एंड में। तो बहुत सारी बातें हैं। जैसे अब आ जाओ 10th में। 10th का एक टॉपिक मैंने उठाया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और आपको सिखाया गया कि हायर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है लोअर रिएक्टिव एलिमेंट को फ्रॉम इट्स कंपाउंड, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा या नहीं हुआ होगा कि सर हमने किस बेसिस पे डिसाइड करा ये वाला एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है, ये वाला एलिमेंट कम रिएक्टिव है। वो रिएक्टिविटी सीरीज जो आप लोगों ने पढ़ी थी, छोटी सी सीरीज पढ़ी थी ना, काशीनाथ का माली आलू ज़रा फीके से पकाता है, कौन है आगे आओ। चलो आपने जैसे भी लर्न करा हो, इट डजेंट मैटर, आपने जैसे भी लर्न करा हो, वो छोटी सी सीरीज़ पढ़ी थी, तो वो सीरीज़ को आपने किस बेसिस पे अरेंज करा, उसका आंसर भी मिलेगा आपको 11th के अंदर ही। ठीक है ना। तो कुछ बातें अलग अलग क्लासेस में मिलती है, डजेंट मीन कि 9th की बातें सर 9th में बताओ, नहीं बता सकते, क्योंकि उसके लिए हमें और सारी चीज़ें क्लियर करनी पड़ेगी। तो 11th के अंदर भी कुछ बातें आती रहेगी, ठीक है, जो आपको नहीं समझ में आएगी, मे बी वैसा आ जाएगी, बट उसका एक्सप्लेनेशन आपको कॉलेज में पढ़ने को मिलेगा। फिर कॉलेज में कोई ऐसा टॉपिक आ जाएगा जिसका एक्सप्लेनेशन आपको मास्टर्स में पढ़ने को मिलेगा, फिर मास्टर्स में कोई टॉपिक आ जाएगा जिसका एक्सप्लेनेशन आपको रिसर्च में पढ़ने को मिलेगा। जैसे आप एक बड़ा अच्छा पॉइंट बताता हूँ, आप लोगों ने 9th के अंदर 10th में पढ़ा होगा आप लोगों ने, सोडियम एक ही बॉन्ड बनाता है,
पढ़ा था, सोडियम क्लोरीन के साथ एक ही बॉन्ड बनाता है। मैं आपको कह रहा हूँ सोडियम 6 बॉन्ड बनाता है। आपने देखो, इसका बड़ा सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, आपको 2 मिनट में समझ में आएगा। आपने यहाँ पे रख दी मैग्नेट, मैग्नेट रख दी, मैग्नेट, ये रख दिया आपने मैग्नेट। अब इस मैग्नेट की कैपेसिटी जो भी होगी ना, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसके प्रॉक्सिमिटी में जितने भी आयरन पार्टिकल्स होंगे या ऐसे ऑब्जेक्ट्स होंगे जो मैग्नेटाइज हो सकते हैं, वो सबको अट्रैक्ट कर लेगा। यही करेगा ना, किसी एक को तो नहीं करेगा। आसपास जितने भी मेटल्स होंगे जो मैग्नेटाइज हो सकते हैं, उन सबको अट्रैक्ट कर लेगा ये। इसी तरीके से जो सोडियम होता है वो बेसिकली क्या होता है, आयन बनाता है, Na+। अब ये पॉजिटिवली चार्ज कैटायन बन चुका है, कैटायन ही है बेसिकली, एक आयन है, पॉजिटिवली चार्ज आयन है। तो ये इसके आसपास अगर मैं नेगेटिव आयन रख दूं तो अट्रैक्ट करेगा, करेगा ना, जितनी इसकी कैपेसिटी होगी उतने अट्रैक्ट करेगा। तो ये 6 को अट्रैक्ट करता है, बन गए 6 बॉन्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बन रहा है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जो लिटरली बॉन्ड ही नहीं होता, एक अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन थोड़ी ना नजर आता है। अरे 2 बंदों के बीच में अगर अट्रैक्शन हो तो वो अट्रैक्शन क्या नजर आता है? अरे मम्मी पापा के बीच के बॉन्डिंग, आपके और मम्मी के बीच की बॉन्डिंग, पापा और आपके रिलेटिव्स के बीच की बॉन्डिंग, इन सिंपल वर्ड्स ब्लड रिलेशन ले लो, तो ब्लड रिलेशन के बीच में कोई बॉन्ड नजर आ रहा होता है? अट्रैक्शन है ना वो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी एक काइंड ऑफ अट्रैक्शन है। तो कहने को तो वो आयनिक बॉन्ड है, बट लिटरली वहां कोई बॉन्ड है ही नहीं, वो तो एक अट्रैक्शन है। तभी कहा जाता है कि आयनिक बॉन्ड को ऐसे लिखना मना है, क्योंकि बॉन्ड है ही नहीं वहां तो एक अट्रैक्शन है, उसको नाम दिया गया बस। ठीक है ना। तो इसी तरीके से ये इतनी स्टोरी इसलिए बताई कि कुछ बातें आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी आगे जाकर। जैसे 9th की एक्सप्लेनेशन कुछ तो टॉपिक्स की 11th में मिल जाएगी, 11th की कुछ टॉपिक 12th में मिल जाएगी, 12th की ग्रेजुएशन की, एंड सो ऑन। जैसे जैसे आपके क्लास का लेवल बढ़ता चला जाएगा, कॉन्सेप्ट्स आपके और क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे आप लोगों ने लास्ट पॉइंट, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे आप लोगों ने 10th में सीखा था इसी केस के अंदर कि ये सोडियम क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, क्लोरीन क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। बट द एक्चुअल फैक्ट इज कभी भी 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन नहीं ट्रांसफर होते हैं, परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कुछ परसेंटेज ट्रांसफर होता है। ठीक है ना। जो कॉन्सेप्ट सिंपल वे में समझ में आ जाए ओके, एडवांस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए दूसरे तरीके लेते हैं हम। ठीक है ना। तो इट डज, और एक और पॉइंट, 100% कोई भी बॉन्ड, सॉरी 100% कोई भी कंपाउंड आयनिक नहीं होता है, 100% कोई भी कंपाउंड कोवेलेंट नहीं होता है। कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर आपको थोड़ा सा आयनिक कैरेक्टर भी नजर आ जाएगा, आयनिक कंपाउंड के अंदर थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर भी नजर आ जाएगा, वो सब सीखेंगे। ठीक है ना। तो अब आपने क्या लिखा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। अब कोई चीज़ किसी के अराउंड रिवॉल्व कर रही है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे भी 2 चीज़ें अपना काम करेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो आपने कभी सीखा होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द एटम, और एटम के सेंटर में कौन है, न्यूक्लियस है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, अवे द सेंटर ऑफ द एटम। ठीक है ना। तो ड्रॉ करते हैं डायग्राम। ये रहा आपका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अराउंड आपका इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। ये रहा आपका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सेंटर में न्यूक्लियस है। मैं अगर आप लोगों से इलेक्ट्रॉन का चार्ज पूछूं तो क्या चार्ज होगा, इसको Q2 बोल देता हूं, क्या चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड वाइज, पढ़ रखा है आप लोगों ने। ठीक, यहां न्यूक्लियस है, यहां न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के चार्ज को मैं Q2 लेट कर लेता हूं, Q2 लेट कर लेता हूं। तो चार्ज बताओ कितना होगा न्यूक्लियस का, सिखाया था ये भी। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या न्यूट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है चार्ज के लिए, कौन है, प्रोटॉन है। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, बोलो बोलो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतना ही चार्ज होगा, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय Z। तो मान लो आपके आगे, इसको हटा के 2 मिनट के लिए सोडियम रख देता हूं। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11, यानी कि 11 प्रोटॉन होंगे, तो Z हो गया आपका 11।
और एक प्रोटॉन का चार्ज एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बराबर ही तो होता है मैग्नीट्यूड वाइज। तो न्यूक्लियस का चार्ज कितना आ जाएगा यहाँ पर 11e। तो जनरली इसको मैं Ze लिख सकता हूं। तो Q2 हो गया आपका Ze। दोनों Q2 Q1 हो गया आपका Ze। हाँ जी बोलो। वो Q1 Q2 आप किसी को भी ले लो, हमें इवेंचुअली मैग्नीट्यूड ही निकालना है, दोनों के प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, अब बात करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। ठीक है तो यहां पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो मैंने आपको लिखवाया भी है, अभी स्पेलिंग क्या होती है, सॉरी यार भूल जाता हूं स्पेलिंग। सेंट्रीपिटल फोर्स, हंसने लग जाते हो तुम लोग। क्या होगा बताओ? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था ना सेंट्रीपिटल फोर्स, तो बताएं क्या होगा? फॉर्मूला सीखा है आप लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के अंदर। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज एक टॉपिक कराया था और दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैलकुलेट करना सिखाया था। और यहां पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन टू चार्जेस। तो एक चार्ज आपका न्यूक्लियस का है, एक चार्ज आपका इलेक्ट्रॉन का है, बताओ क्या होगा? पेजेस पलटने पड़ रहे हैं आप लोगों को। K Q1 Q2 R², ठीक है ना। और अब आया एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसकी वैल्यू होती है mv²/r। और मैंने क्या बोला था कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करवाओगे, रोटेट करवाओगे, तो सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये दोनों बराबर है। इसी इक्वेशन को ध्यान रखना है आपने, और इसी इक्वेशन से आपके बड़े सारे फॉर्मूले निकल कर आएंगे। ठीक है, तो ये मैंने बराबर कर दिया। ठीक, एक फॉर्मूला आप सीख चुके हो बोहर मॉडल ऑफ एटम के अंदर, बताना। एक फॉर्मूला आप ऑलरेडी सीख चुके हो बोहर मॉडल ऑफ एटम के अंदर, बताओ, बोलो बोलो बोलो। MVR इज इक्वल टू NH/2π। तो आपने ये वाला फॉर्मूला और ये वाला, आई मीन रिलेशन, ये दोनों रिलेशन आपने याद रखने हैं। ठीक है, तो पहले तो आप इसको करो, इसको उतारो, इसके बाद इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इसको इक्वेशन 2 बोल देना। पेंसिल है किसी के पास? बड़े आगे बड़े आगे लिखो, बोहर मॉडल ऑफ एटम। हाँ, बोहर, ये ध्यान रखना, ये दोनों रिलेशन आपको याद रखने हैं। ठीक है ना, आपको एंट्रेंस में और सीबीएसई में तो करेगा ही करेगा। आपने 11th में वो सेट और सबसेट वाला पढ़ लिया होगा ना। हाँ, मैथ में 11th फर्स्ट चैप्टर आई थिंक। तो सबसेट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सेट, है ना। तो अगर आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन इज़ लाइक योर सेट, और उसको छोटा सा पोर्शन है आपका सीबीएसई सबसेट। जब आप टफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो सीबीएसई उसके लिए इजी होता है।
तो सीबीएसई क्वेश्चन आपसे हो जाने चाहिए। समझ रहे हो मेरा पॉइंट? लिखो, बोहर मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। बोहर मॉडल ऑफ एटम इज एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम like electron system, like hydrogen, helium plus, lithium 2 plus, बेरिलियम 3 प्लस। ठीक है, यहाँ पे Z की वैल्यू 1 है, यहाँ पे Z की वैल्यू 2 है, यहाँ पे Z की वैल्यू 3 है, यहाँ पे Z की वैल्यू 4 है। ठीक है, उसके बाद लिखो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। ये उतारने के बाद मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एटम। और आपने ये दो इक्वेशन को याद रखनी है, दो रिलेशन, इन दोनों रिलेशन को आपने याद रखना है। नेक्स्ट हेडिंग इज मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, पहली इक्वेशन फिर से उतार रहा हूं मैं, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, ये एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन है। और दूसरा भी सीखा हमने, एम वी स्क्वेयर अपॉन आर इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वेयर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखो, हमने वहाँ पे Q1 Q2 डिफाइन करा है ना। Q1 मेरा क्या था, Z E, Q2 क्या है, E, तो पुट कर दो यहाँ पुट करोगे आप लोग तो एम वी स्क्वेयर अपॉन आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर। आप मुझे देख के बताएं यहाँ पे क्या क्या कांस्टेंट आपको नजर आ रहा है। हाँ देखो, m कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। k भी कांस्टेंट है, ठीक है, z भी कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। चलो आगे बढ़े, अब एक रिलेशन डिराइव करने जा रहे हैं, आप लोगों ने सीखना भी है वो रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ठीक है ना। पहली वाली इक्वेशन लो, पहली वाली इक्वेशन ये, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दो और इसको सेकंड इक्वेशन बोल दो। पहली वाली इक्वेशन लो, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, और यहां से ना v की वैल्यू निकाल लो, तो एन एच अपॉन 2 पाई डॉट m अपॉन आर। ठीक, इस वाले रिलेशन को यूज करके, एंगुलर मोमेंटम वाले रिलेशन को यूज करके मैंने यहां से v की वैल्यू निकाल ली, और इस v की वैल्यू उठा के सेकंड वाले में पुट कर दो। ठीक है, तो पहले मैं सेकंड वाला रिलेशन लिख लेता हूं, एम वी स्क्वेयर अपॉन आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर। अब v की वैल्यू पुट कर रहा हूं, m बाय आर एक तरफ कर देता हूं, v एन एच अपॉन 2 पाई 1 बाय एम आर स्क्वेयर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर। m अपॉन आर यहाँ आ जाएगा n स्क्वेयर h स्क्वेयर, 4 आ जाएगा इधर, पाई स्क्वेयर आ जाएगा, m स्क्वेयर r स्क्वेयर k जेड ई स्क्वेयर और आर स्क्वेयर। जो कट रहा है उसे काट दो और r का रिलेशन निकाल दो, जो कट रहा है उसे काट दो और r का रिलेशन निकाल दो। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, हाँ, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, स्क्वायर से एम कैंसिल, ठीक है, एम भी कैंसिल हो गया आपका, और क्या कैंसिल हो रहा है, और तो नहीं कैंसिल हो रहा कुछ, ठीक है ना। तो इस आर को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, बाकी एक तरफ कर देते हैं, तो आर इज इक्वल टू
एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपॉन 4 पाई स्क्वेयर एम के जेड ई स्क्वेयर। ठीक, अब यहां पे कांस्टेंट कौन कौन है? एक तो एच कांस्टेंट है, ये सब बताने की जरूरत तो नहीं ना मेरे को, एच का नाम आपको पता ही है। वैसे लिख लेता हूं कांस्टेंट कौन कौन है। एच कांस्टेंट है, 4 हो गया, पाई हो गया, एम हो गया, के हो गया, बस। और ई जेड भी कांस्टेंट होता है बट किसी पर्टिकुलर एटम के लिए। हम जो रेडियस का फॉर्मूला बना रहे हैं वो तो हाइड्रोजन एटम के लिए भी है और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए भी है, तो जेड की वैल्यू तो डिपेंड करेगा कौन सी स्पीशीज आप पिक कर रहे हो। ठीक है, सारी वैल्यू जो आप पुट करेंगे r इज इक्वल टू 0.529, ऊपर रह जाएगा एन स्क्वेयर, नीचे रह जाएगा z और यूनिट है इसकी एंगस्ट्रॉम। आपका रिलेशन बन के तैयार। क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट रेडियस ऑफ अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखो, 11:30 ओवर लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट। आपकी द्वारा की गई सारी बातें काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं। राइट डाउन द क्वेश्चन, कैलकुलेट रेडियस ऑफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड, कैलकुलेट रेडियस ऑफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। इनको बोहर ऑर्बिट बोलते हैं, जो सर्कुलर पाथ आप लोगों ने बनाया था उन्हें हम बोहर ऑर्बिट बोलते हैं। कैलकुलेट रेडियस ऑफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, जो न्यूक्लियस के अराउंड जो आप लोगों ने सर्कुलर पाथ ड्रॉ करा था या सर्कुलर पाथ जो आपने समझा है, इसे बोहर ऑर्बिट भी बोलते हैं। फर्स्ट बोहर ऑर्बिट, सेकेंड बोहर ऑर्बिट एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड बोहर ऑर्बिट की निकालनी है, रेडियस और हाइड्रोजन एटम है। फॉर्मूला क्या था आपका? Rn इज इक्वल टू 0.529 एन स्क्वेयर अपॉन जेड। ठीक है ना, n इज इक्वल टू 1 और z तो 1 ही रहना है क्योंकि हाइड्रोजन एटम है। तो R1 इज इक्वल टू 0.529 इंटू 1 का होल स्क्वायर बाय 1। सॉल्व करेंगे 0.529 यूनिट के साथ लिख लेना एंगस्ट्रॉम। बट मैंने क्या बोला था आप लोगों को, ऐसा ही अगर क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है तो ओके, वो बता देगा पीको में निकालो, नैनोमीटर में निकालो। ठीक है, अदरवाइज आप ऐसा यूनिट में निकाल सकते हो। ठीक, n इज इक्वल टू 2, z की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आने वाला है। R2 इज इक्वल टू 0.529 इंटू 2 का होल स्क्वायर, 0.529 इंटू 4, 2.116 एंगस्ट्रॉम। फिर है R इज इक्वल टू 3, जिसके अंदर n की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। तो 0.529 इंटू 3 का होल स्क्वायर, which is 4.761। 4.761। खुद करा है मैंने, कैलकुलेटर नहीं हुआ, एक ही डिजिट की थी तो काम नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट 1 2 3 ग्राफ देखना है, हिम्मत रखो। और 12 बजे मेरी इसकी क्लास है, 11:45 क्लास। मैंने आपके साथ कभी अत्याचार करा है? अभी कर रहे हो। राइट ऑन द क्वेश्चन, ऐसे सवाल कैलकुलेट रेशियो ऑफ रेडियस
दिल पे लग गई। कैलकुलेट रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट, कैलकुलेट रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम 3+, Be3+ लिखना, थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ Be3+ आयन एंड फिफ्थ बोर ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+ आयन एंड फिफ्थ बोर ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+ आयन। ठीक है जी। कैलकुलेट रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ Be3+ आयन एंड फिफ्थ बोर ऑर्बिट ऑफ Li2+ आयन। करो। When you have biology class at 1? अच्छा, 1 मिनट का टाइम दिया, ट्राई करें आप क्वेश्चन को, और इजी है। पहले आप गिवन डेटा तैयार करो। ये हमेशा एक आदत डाल लो आप लोग गिवन डेटा लिखने की, क्योंकि उससे 50% क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका आप लोगों को मिल जाता है। क्या है? रेशियो फाइंड करनी है, रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट। थर्ड बोर ऑर्बिट का मतलब है n = 3, और किसका? बेरिलियम 3+ का। तो बेरिलियम 3+ का मतलब है Z = 3, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, सॉरी 4, सॉरी केस कर दो अब। उसके बाद किसके निकालने हैं? फिफ्थ बोर ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+, n = 5, और फिफ्थ बोर ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+, दैट इज Z = 3। इसका रेडियस का फॉर्मूला बना दो, इसका रेडियस का फॉर्मूला बना दो, दोनों को डिवाइड कर दो। R3 = यहां लिख देता हूं बेरिलियम 3+, ताकि मुझे ध्यान रहे किसका रेडियस निकाल रहा हूं। 0.529 इंटू n², दैट इज 3 का होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 4, फर्स्ट इक्वेशन। R5 = लिथियम, R5 लिथियम 2+ = 0.529 इंटू 5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय Z = 3। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। हाँ जी, डिवाइड इक्वेशन 1/2 मत करो। किसको? रेशियो निकालनी है ना, तो हाँ रेशियो में तो ऐसे ही लिखेंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, आप कर सकते हो, ठीक है, हल्का सा दिमाग लगाना बस। लिखो, कैलकुलेट सर्क्यूमफेरेंस। क्या होता है फॉर्मूला सर्क्यूमफेरेंस का? आर निकाल लो, 2πr निकाल लेना फिर, कॉमा डायमीटर। क्या फॉर्मूला होता है डायमीटर का? 2r, ट्वाइस ऑफ r, r निकाल लो, 2r हो जाएगा। एंड एरिया, एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? सर्कुलर पाथ है ना, तो πr² लगेगा। कैलकुलेट सर्क्यूमफेरेंस कॉमा डायमीटर एंड एरिया ऑफ फोर्थ बोर ऑर्बिट, that is n = 4. Calculate circumference, diameter and area of fourth Bohr orbit for beryllium 3+ ion. For beryllium 3+ ion, चलो करो कैलकुलेट। For beryllium 3+ ion, calculate circumference, diameter and area of fourth Bohr orbit of beryllium 3+ ion। करो। एक क्वेश्चन है अभी, प्लॉट है, तो बहुत कुछ है यार, बहुत कुछ बाकी है अभी तो मेरे दोस्त।
इसकी वैल्यू पाई की वैल्यू तो सॉल्व कैसे करके बताओगे? हाँ जी करें। क्या क्या डेटा है बताना एक बारी। एन की वैल्यू बता दो क्या है? 5 बेरिलियम है। ठीक है, पहले तो रेडियस निकालते हैं। आर एन इज इक्वल टू 0.529 एन स्क्वेयर अपॉन जेड। 0.529 अब क्या है? N4 है। 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। एक 4 तो ऐसे ही चला गया। 0.529 इंटू 4 2.116 एंगस्ट्रॉम रेडियस आ गया R4। जब रेडियस आ जाएगा तो सर्कमफेरेंस भी आ जाएगा। लेकिन सर सर्कमफ्रेंस तो मैं मीटर में निकाल लूँ। हाँ मैंने एक तो बोला आंसर ऐसा यूनिट में निकालना अनलेस क्वेश्चन में कुछ मेंशन ना हो। सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर 2 इंटू पाई दैट इज 3.14 2.116 कितना आया? उसके बाद क्या निकालना? डायमीटर 2.23 ये 2.238 कैसे आएगा? इसका डबल करोगे ना? 4.232 एंगस्ट्रॉम। सर्कमफेरेंस का आंसर है आपका 13.28848। ठीक है 13 भाई मैंने तो कैलकुलेट करके क्रॉस चेक करा बकायदा। आपने पाइप की वैल्यू 3.14 लिया ना, मैंने सीधा 22/7 बताओ 13 पॉइंट 30 बस ठीक है। उसके बाद आपने एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर 3.14 आर का स्क्वायर 2.116 का होल स्क्वायर कितना आ रहा है? 14 पॉइंट समथिंग आएगा। ये मैंने 22/7 लेके कर रखा है। 22 7 3 21 तो इस क्वेश्चन से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर आपके पास रेडियस अवेलेबल है तो आप रेडियस को यूज़ करके सर्कमफेरेंस भी कैलकुलेट कर सकते हो, एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हो, डायमीटर भी कैलकुलेट कर सकते हो। बस फॉर्मूला याद होना चाहिए आर एन इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। जल्दी करो भाई, प्लॉट भी बताना है मेरे को। बोलूं? ये सामने लिखा हुआ है। इफ रेडियस ऑफ
नेक्स्ट क्वेश्चन, डू नॉट यूज कैलकुलेटर। मैं क्रॉस चेक कर रही हूँ। इफ रेडियस ऑफ फिफ्थ बोहर ऑर्बिट, जल्दी करो उसके बाद मुझे प्लॉट्स भी बनाने हैं, 1 2 3 4 4 प्लॉट्स बनवाने हैं। प्लॉट्स मींस ग्राफ। इफ रेडियस ऑफ फिफ्थ बोहर ऑर्बिट, if radius of fifth Bohr orbit of lithium 2 plus ion is x, if radius of fifth Bohr orbit of lithium 2 plus ion is x, then calculate radius of third Bohr orbit, then calculate radius of third Bohr orbit of helium plus, then calculate radius of third Bohr orbit of helium plus in terms of x, नहीं, in terms of x। इजी है, बस दो फॉर्मूले बनाओ, दोनों को डिवाइड कर दो। बताना मुझे क्या क्या है। फिफ्थ बोहर ऑर्बिट मतलब n इज इक्वल टू 5, किसका, लिथियम 2 प्लस z इज इक्वल टू 3, और रेडियस आपको दे रखी है, यानी कि R5 इज इक्वल टू एक्स दे रखा है। उसका फॉर्मूला बना लेते हैं, Rn इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर अपॉन z, R5 और किसके लिए, ये लिथियम के लिए है, लिथियम 2 प्लस इज इक्वल टू 0.529, n इज 5 z इज 3, और इसकी वैल्यू दे रखी है x 25/3 फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद बताना क्या है, n इज इक्वल टू, n कितना है, 3 है 2 है, सर एंड 2 है, n 2 है और z भी 2 हो गया, हीलियम प्लस बोल रहे, अरे यार, अरे तो z होगा ना, तो हीलियम प्लस तो तब भी Z2 ही होगा। हीलियम प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन, थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस लिखा होगा, ठीक है। तो थर्ड बोहर ऑर्बिट का मतलब है n इज इक्वल टू 3, और आपकी स्पीशीज बताएगा Z, ठीक है। फॉर्मूला बना लो, R फॉर्मूला एक बार लिख दिया आपने, बार बार नहीं लिखोगे, ये 2 बार ही यूज हो रहा है तो उसको 2 बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक बार लिखेंगे, ठीक है। तो R3 और हीलियम प्लस के बारे में बात हो रही है, 0.529, n कितना है 3 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2, ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। डिवाइड 1/2 और कैलकुलेट कर लो। यार आया समझ में, नहीं आया समझ, आगे बढ़े। 1 2 3 4 छोटे छोटे 4 प्लॉट्स बनाने हैं। लिखो ग्राफ या प्लॉट, ग्राफ रिलेटेड टू रेडियस। पहला प्लॉट बनाओ Rn वर्सेस 1/z।
पहला प्लॉट बनाओ आर एन वर्सेज 1/z। सीख लो पहले एक, आर एन वर्सेज 1/z। ठीक है, सीख लो पहले। जो लेफ्ट में होता है वो y एक्सिस पे जाएगा, जो राइट पे होगा वो x एक्सिस पे जाएगा। ठीक है, अब आपको इक्वेशन चाहिए आर एन इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वेयर अपॉन z। यही है ना प्लॉट। तो जिसमें से आर एन को तो आपने y बोल दिया, 1/z को आपने क्या बोल दिया x, तो यहां पर x आ गया, और 0.529 इंटू एन स्क्वेयर। तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी नहीं लग रही है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसी। लाइन की इक्वेशन पढ़ी होगी 10th के अंदर, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये आपका y हो गया चैप्टर नंबर 1। लाइन इक्वेशन लाइन कभी नहीं पढ़ी? चलो मैं बता देता हूँ, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, पढ़ी है? पढ़ी है? मैं भी तो यही बोल रहा हूँ, ये मना कर रहे हैं। ओपन से करिए 10, ओपन से। कोई नहीं भाई, कोई नहीं, एक बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, सुन लो। इक्वेशन ऑफ लाइन, जिसमें से सी इंटरसेप्ट होता है, ये तो पता होगा, ये भी नहीं पता है। सी इंटरसेप्ट होता है जो वाई एक्सिस पे कट करता है। अभी बता दूंगा, 2 मिनट रुक जाओ, सुन लो। भी इंटरसेप्ट हो गया, वाई और एक्स आपको पता ही है, एम स्लोप होता है। यार ऐसे हो नहीं सकता, आपने नाम जाना हो उसके बारे में। ठीक है जी, तो हम कोशिश करेंगे इस रिलेशन को इक्वेट करने की, किससे? छोड़ो भाई, देख लो, बता रहा हूं। हम इस इक्वेशन को, रेडियस के फॉर्मूले को रिलेट करने की कोशिश करेंगे, किससे? इक्वेशन ऑफ लाइन से। तो देखो आप, आर एन आपका वाई हो गया, तो मैंने क्या बोला था, जो लेफ्ट में होता है वो वाई एक्सिस पर चला जाता है, तो आर एन आपका चला गया वाई एक्सिस पर। ठीक है, जो राइट में होता है वो एक्स एक्सिस पर चला जाता है। पूरा 1/z को मैंने x माना है, ये कंफ्यूज मत होना, z को x नहीं माना है, पूरा 1/z को x माना है। तो अगर मैं इस रिलेशन को इस तरीके से लिख दूं, ये रब कर दूं राइट पोर्शन, देखो इसको ऐसे लिख देता हूं, 0.529 n स्क्वेयर इंटू 1/z। इस पूरे को x बोल दिया है। ठीक है, तो 1/z नीचे आ गया। एडिशन में यहां पे कुछ है तो 0 है, यानी कि c मेरा इधर 0 है, यहां लिख रहा हूं। y है मेरा Rn, x है मेरा 1/z, और इंटरसेप्ट मेरा 0 है। अभी इंटरसेप्ट का मतलब ये बता देता हूं। जब यार कैसे नहीं समझ में आएगा जब आपको फ्रेश समझा रहा हूं मैं। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा ना, y इज इक्वल टू एम प्लस सी। मैंने बोला जो लेफ्ट में होता है वो y पे चला जाता है, जो राइट पर होता है वो x पर चला जाता है। ये मेरा x है, ये मेरा y है, तो इधर से y और x तो डिफाइन ही हो गया। अब यहां से आप x निकाल लो, तो जो बचा वो m हो जाएगा। ठीक है, एडिशन में कुछ है ही नहीं वहां पे, मतलब 0 है, यानी कि इंटरसेप्ट आपका 0 हो गया। जब इंटरसेप्ट 0 होता है तो आपकी ये वाली इक्वेशन फॉलो करेगी ना, यानी कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। जो प्लॉट होगा आपका क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा, जिसमें से m की वैल्यू क्या है? 0.529 n स्क्वायर। क्या दिक्कत है, सो बताओ। अब सुनो, मान लो इंटरसेप्ट होता, अगर इंटरसेप्ट होता तो आपका प्लॉट फिर यहां से जाता। ठीक है, यहां पे स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। जब नेगेटिव होता है तो नीचे जाता है। ये सब पढ़ा हुआ आपने? ये तो पढ़ा है, स्लोप कहां से जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। पहला प्लॉट हो गया, आगे बनाना। ठीक है, जो लेफ्ट में लिखा होगा y, जो राइट में लिखा होगा x, कंपेयर करना। हर किसी को कंपेयर नहीं करते हैं y इज इक्वल टू एम प्लस सी से, वो हमें पहचानना सीखना है। ठीक है, ये फिलहाल सबसे सिंपल था, सबसे सिंपल प्लॉट होता है ये ड्रॉ करना, y इज इक्वल टू एम प्लस सी वाला।
हाँ रोक रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि फिर आपको रेस्ट भी चाहिए होगा ना। बाकी 3 कल सीख लेंगे। That's all for today, and for more chemistry related videos subscribe my channel. Thank you.